बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. We have studied chapter 3 Food and Health through video lectures. Today we will start our chapter number 4 Living Things and Their Environment. So class, before we start, open your book page number 35. इसके अलावा आपको इस चैप्टर के जो PDF नोट्स दिए गए हैं और अपनी स्टेशनरी भी साथ रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो आवर चैप्टर इज़ लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। क्या है? लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स का मतलब है जानदार चीज़ें और एनवायरनमेंट का मतलब है एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, जो हमारे इर्द गिर्द है। सराउंड का मतलब होता है हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारे माहौल में शामिल है। सो बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ना है लिविंग थिंग्स को और उनके माहौल को। आप सिर्फ अपनी एग्जांपल ले लें। आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो आप क्या हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और फिर ये हो गया जी लिविंग थिंग। उसके बाद आपकी इन्वायरमेंट। आप देखेंगे आपकी इन्वायरमेंट में क्या क्या है। आप एक बेड पर हैं या आप सोफ़े पर हैं, आप चेयर पे हैं, सीलिंग पे फ़ैन है या एयर कंडीशनर है वॉल पर, या आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? वो आपकी इन्वायरमेंट है। और आप खुद क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब सपोज देयर कम्स अ कॉकरोच और अ लिजर्ड इन योर रूम। ओके, समझते हैं ना आप? लाल बेग या कोई छिपकली आपके रूम में आ गई है तो वो क्या है? वो भी लिविंग है। और अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी सराउंडिंग का, आपकी इन्वायरमेंट का हिस्सा बन चुकी है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स and their relationship with their environment. So class, there are two components of environment. Components का मतलब होता है हिस्से, parts. So there are two parts of environment. One is living and the other is non-living. क्या है? Living and non-living. जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें. So in living there are प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन और भी होते हैं लिविंग में। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, वायरस, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो क्लास हम पढ़े हैं कि लिविंग थिंग्स और उनकी एनवायरनमेंट का क्या इंटरेक्शन होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ लिविंग एंड द अदर इज़ नॉन लिविंग। लिविंग में हमारे पास हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एयर, सनलाइट, सॉइल, वाटर। क्या है? एयर, सनलाइट, सॉइल, वाटर। हवा भी चाहिए हमें, सूरज की रोशनी, मिट्टी, पानी। These all things are needed by living organisms to live in their environment. So class, जब तक ये नॉन लिविंग चीज़ें इन्वायरमेंट में नहीं होंगी तो कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। आप देखें कि अर्थ पर लाइफ है पर मून पर लाइफ नहीं है। मून पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं रहता? क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, ये कंपोनेंट्स उनकी इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। देयर इज़ नो वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टाइप थिंग्स देयर। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन मून, बट देयर इज़ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. Okay class, so these are the two components of environment. Let's read it from book page number 35. Open your books and read with me. Environment. When we talk about our environment, we mean everything around us which can affect our lives. Environment का मतलब है हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ जो हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर करती है।
इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इस लाइन में इन्होंने लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों मिक्स लिखे हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स और इज लिविंग कंपोनेंट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इट्स लिविंग कंपोनेंट्स एंड एयर, सनलाइट, सॉइल एंड वाटर आर इट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो क्लास अब तक हमने पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स और उनकी इन्वायरमेंट क्या होती है, और इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। उसके बाद है पेज नंबर 36। ऑन पेज नंबर 36 देयर इज एक्टिविटी 4.1। द गिवन पिक्चर शोज एन एनवायरनमेंट ऑफ अ पार्क। Observe it carefully. Fill green and red color to the living things, yellow and orange color to the non-living things. So class ये एक्टिविटी 4.1 आपने करनी है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो तमाम जानदार चीज़ें हैं उनको आपने कौन सा कलर देना है, ग्रीन एंड रेड। एक्टिविटी 4.1 है you will give green and red color to the living components and you will give yellow and orange color to non-living, yellow and orange color। यानी सिर्फ आपने यही कलर्स इस्तेमाल करने हैं इस पूरी पिक्चर को कलर करने के लिए। ओके क्लास, इफ़ यू सी देयर आर ट्रीज़ को आप ग्रीन कर दें, ट्री के ऊपर जो स्पैरो है उसको आप रेड कर दें। फिर उसके अलावा ये जो नीचे किड्स हैं उनके ऊपर आपने सिर्फ ग्रीन और रेड कलर करना है। फिर जो ये ग्लास है, प्लेट है, इनको आपने ऑरेंज और येलो कलर करना है। फ्लावर्स हैं वो भी लिविंग है, उनको भी आप रेड और ग्रीन कलर करेंगे। सो आपने देख लेना है कि लिविंग है तो उसमें आपने रेड और ग्रीन कलर करना है, नॉन लिविंग है तो उसमें आपने येलो और ऑरेंज करना है। जैसे सन है उसमें भी येलो एंड ऑरेंज होगा। उसके अलावा प्लेट्स और कप्स में और जो ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है उसमें भी येलो एंड ऑरेंज है। बाकी तकरीबन सारी चीज़ें ग्रीन एंड रेड है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है? टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल की इकसाम। इसमें हम देखेंगे कि किस किस तरह की इन्वायरमेंट होती हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इतनी डिटेल बुक में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट इन इन्वायरमेंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है ओशंस। ओशंस का मतलब होता है समंदर। डेजर्ट्स सहरा। अर्बन का मतलब होता है शहरी। फिर फॉरेस्ट जंगलात। पॉन्ड्स तालाब और रूरल देही। सो सबसे पहले है ओशंस। ओशंस जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे होता है सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर इसमें देख लीजिए कि अबाउट 70% अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर। आप यहाँ पे देखिए, अगर ये आपकी पूरी अर्थ है, अगर आपने कभी ग्लोब देखा हो या अर्थ का मैप देखा हो तो ज़्यादा पोर्शन ब्लू होता है और कम पोर्शन होता है जो ग्रीन होता है। सो 70% पोर्शन जो है वो वाटर पर है और सिर्फ 30% जो है वो लैंड है। आप देखिएगा कोई मैप आपकी SST की बुक में अगर है तो, या ग्लोब अगर आपने देखा हो तो उसमें ज़्यादातर सारा ब्लू होता है और ग्रीन पोर्शन कम होता है। जो ब्लू पोर्शन होता है दैट इज़ फॉर वाटर और जो ग्रीन पोर्शन होता है वो लैंड के लिए होता है। तो 70% जो है वो ज़मीन में सिर्फ पानी है। तो इस 70% में से आप समझ लें ये पूरा 70% है। ये क्या है? 70% वाटर। अब इसका जो है वो 97% ओशंस है और सिर्फ 3% है जो कि दूसरे पानी होते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है वो ओशंस ही हैं ज़मीन पर। ओवरऑल आप देखिए ज़मीन पर ओवर 100 यानी 100 जो है ज़मीन 100 से आप मेजर करें तो 100 में 70% पानी है और उस पानी में भी 97% ओशंस का पानी है। बाकी ये जो पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स वगैरह आती हैं वो 3% में आते हैं और 97% ओशंस में आते हैं। सो ओशंस सॉल्टी वाटर होता है, इस पानी को हम पी भी नहीं सकते हैं
ओशंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स तो नहीं रहते हैं, लेकिन ओशंस में बहुत सारे एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स और उसके अलावा एल्जी, सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन ओशंस। एक चीज़ बस आपने याद रखनी है कि ओशंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ये सारे के सारे ओशंस बहुत बड़े होते हैं। ओके, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ओशन जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो इनका पानी जो है वो सॉल्टी होता है और इसमें ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं, ना ही हम इस पानी को पी सकते हैं। नेक्स्ट वन आर डेजर्ट्स। डेजर्ट सहरा, इसका आपको पता है सहरा क्या होता है, जिसमें बहुत कम बारिश होती है, वेरी लिटल रेनफॉल। अर्बन और रूरल आप देख लीजिए, अर्बन और रूरल होता है शहरी और देहाती। जो शहर में रहते हैं उस एनवायरनमेंट को हम अर्बन कहते हैं और जो गांव में रहते हैं उसे हम रूरल कहते हैं। पॉन्ड्स एंड फॉरेस्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे भी पॉन्ड्स एंड फॉरेस्ट में कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं रहता फॉरेस्ट में, लेकिन ये होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत किस्म के एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं। और पॉन्ड्स तालाब है, इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं बट नॉट मच। तो इन 6 के 6 इन्वायरमेंट्स में ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, अर्बन और रूरल में रहते हैं और डेजर्ट में भी रहते हैं, लेकिन कम होते हैं डेजर्ट में। फॉरेस्ट में भी, अफ्रीकन फॉरेस्ट में भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं। नॉर्मली दूसरे कॉन्टिनेंट्स में नहीं रहते बट अफ्रीका के फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, सो दैट इज़ वाई इसमें भी ह्यूमन बींग्स आते हैं। पॉन्ड्स एंड ओशंस में कोई ह्यूमन बींग नहीं रहता है। सो लेट्स रीड इट फ्रॉम बुक, पेज नंबर 36, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव देयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक ख़ास एनवायरनमेंट होती है। दे लिव इन देयर ऑन एनवायरनमेंट एंड गेट ऑल द नीड्स ऑफ लाइफ फ्रॉम इट। सो देखिए क्लास, जहाँ पे वो रहते होते हैं वहीं से उन्हें सब मिल जाता है। अब जैसे ओशंस हैं, ओशंस में हम नहीं रह सकते, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स ओशंस में रहते हैं वो ओशंस के अलावा कहीं और नहीं रह सकते। उनको वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो भी उन्हें यहीं से मिलता है। उसी तरह फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या जो सारे प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा रेन होती है तो उनके लिए वहाँ रहना आसान होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट सच एज ओशंस, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, पॉन्ड्स, अर्बन एंड रूरल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स शो अडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अडेप्टेशंस का मतलब होता है कि वो अपने माहौल के मुताबिक ढल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेजर्ट को देखें तो डेजर्ट में चूँकि बहुत कम बारिश होती है, तो डेजर्ट का एक सबसे पॉपुलर आप कह सकते हैं एनिमल है कैमल। कैमल इज़ कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल बहुत दिनों तक, बल्कि महीनों तक पानी के बगैर रह सकता है। तो अब चूँकि वो रहता है डेजर्ट में जहाँ पे पानी उसे मिलता ही नहीं है, तो इसलिए उसकी बॉडी ऐसी है कि वो बगैर पानी के काफ़ी टाइम तक रह सकता है। उसी तरह इन तमाम एनवायरनमेंट्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को अडेप्ट करते हैं। दिस मीन्स दैट दीज ऑर्गेनिजम्स possess certain features that help them in living successfully and comfortably in that environment। तो इनके पास कुछ खास फीचर्स होते हैं जिनके ज़रिए वो वहाँ आराम से रह सकते हैं। As you know, if you only compare rural and urban and rural life, there are many differences among the people living in a city and a village। तो शहर के लोग शहर में रहने के आदी होते हैं, वहाँ के मुताबिक उनकी अडेप्टेशंस होती हैं, और गाँव के लोगों की उनके अपने माहौल के मुताबिक अडेप्टेशंस होती हैं। So class, we will move towards page number 37 and there are 2 further activities on your book. एक्टिविटी 4.2 है, 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आर शॉन बिलो, ऑब्जर्व देम केयरफुली। एक्टिविटी 4.2। ओके क्लास,
जो फर्स्ट आपको शो हो रही है दैट इज़ ऑफ अ फॉरेस्ट। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ग्रीनरी है, वाटर भी है, बहुत एनिमल्स हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स भी हैं। जबकि राइट साइड पे जो फिगर है दैट इज़ ऑफ अ डेजर्ट, और डेजर्ट में आप देख रहे हैं कि सैंड ड्यून्स हैं और सिर्फ कैमल शो हो रहा है और कुछ भी शो नहीं हो रहा है। सो देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड यू विल राइट द आंसर्स ऑन योर बुक पर ही जो ये 4 सवाल हैं उस पर, उसके आगे ही आप आंसर लिख दें। आर द 2 इन्वायरमेंट्स सिमिलर? सो आप लिख दें नो, खाली सिर्फ आप नो लिख दें। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों इन्वायरमेंट्स में, so you will write a no. Next one is what do you call them? What do you call them? आप लिख दें रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। ओके, ये 2 इन्वायरमेंट्स हैं। पहली वाली रेन फॉरेस्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं और दूसरी वाली डेजर्ट है। What is the important feature of desert environment? Desert environment सहरा की इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है? वेरी लिटल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है, ये उनका स्पेशल फीचर है। टेल एनी इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का स्पेशल फीचर क्या होता है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिख लें, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी लिख सकते हैं, या फिर वेरी फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स भी लिख सकते हैं। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिख लें या फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स भी आप लिख सकते हैं। सो देयर आर 4 क्वेश्चंस। आर द 2 इन्वायरमेंट सिमिलर? हमने लिख दिया है नो। आर द 2 इन्वायरमेंट सिमिलर? नो। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू कॉल देम? रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। उसके बाद उन्होंने पूछा है what is the important feature of desert environment? So very little rainfall, desert environment की special feature है, बहुत कम बारिश होती है। Any important feature of forest environment? Variety of organisms, and you can also write frequent rainfalls. So this activity is completed. Next we will move towards activity 4.3. Pictures of urban and rural environment have been given below. Compare the 2 types of environment. So as you can clearly see, A is an urban environment. What you can see in this, इस पर चूँकि मीनार पाकिस्तान बना हुआ है तो ये कौन सी सिटी है? लाहौर है। और उसके अलावा इसमें मेट्रो बस भी शो हो रही है, रिक्शास भी हैं, ये सब एक सिटी इन्वायरमेंट को शो कर रहा है। जबकि बी पे रूरल इन्वायरमेंट है जिसमें 2 ख़वातीन हैं, उन्होंने अपने सर पे कोई मटके से उठाए हुए हैं, उसके अलावा गाय भी है इसमें, और घर जो है वो इस तरह के हैं जो कि शहरों में नहीं होते हैं। सो दिस इज़ अ रूरल इन्वायरमेंट। अब इसके हवाले से इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सो क्लास इनके जो आंसर्स हैं वो आप अपनी नोटबुक पर लिख लें, क्योंकि ये थोड़े लंबे हो जाएंगे और ये यहाँ पूरे नहीं आएंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 4.3। ऊपर की जो हमने इन्वायरमेंट्स की हैं फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, वो 2 एक्सट्रीम्स थे। अब भी हम जो करने लगे हैं वो 2 एक्सट्रीम्स हैं, रूरल एंड अर्बन। पहला सवाल उन्होंने पूछा है डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रूरल इन्वायरमेंट। क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं? आप लिख दें रूरल। आप अपनी नोटबुक पे एक्टिविटी लिखिएगा, क्वेश्चन आप बुक से लिखिएगा और यहाँ से आप आंसर लिख लें। रूरल इन्वायरमेंट हैज़ प्योर फूड, unpolluted atmosphere and simple people। वो तो हम लिखने पे जाएं तो बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें, लेकिन हमने शॉर्टली लिखना है। सो वी विल राइट रूरल एनवायरनमेंट हैज़ प्योर फूड, अनपॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर एंड सिंपल पीपल। ओके, सादा लोग रहते हैं वहाँ पे,
फूड प्योर होती है, एटमॉस्फेयर आलूदा नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे इस तरह की व्हीकल्स नहीं होती हैं ज़्यादा, ना इतना रश होता है, ना इतना ट्रैफिक होता है। उसके अलावा जो है अगर आप देखें कि क्या चीज़ें नहीं होती हैं तो रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, कॉलेजेस नहीं होते हैं मोस्टली अगर आप देखें, और कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं होती है। तो अगर हमने कुछ फीचर्स लिखने हैं तो सिर्फ ये 3 काफ़ी हैं। What facilities are available to the children in urban environment? Children of urban environment have the facility of schools, colleges, नहीं बल्कि हम इसकी जगह लिख देते हैं एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको पता है लाहौर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, उसके अलावा हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल्स एंड विजिटिंग एरियाज़, पार्क्स वगैरह काफ़ी सारे होते हैं। एज आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन राइट मैनी थिंग्स इन इट बट वी डू नॉट नीड टू एक्सटेंड इट। सवाल उन्होंने पूछा है कि अर्बन एनवायरनमेंट के जो बच्चे हैं उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। सो वी हैव रिटन दैट चिल्ड्रन ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट हैव द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड विजिटिंग एरियाज़। तो शहरी माहौल के जो बच्चे हैं उनके पास तालीम की, सेहत की और विजिटिंग एरियाज़ की सहूलत मौजूद है। एजुकेशन का मतलब है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। हेल्थ का मतलब है हॉस्पिटल्स हैं। विजिटिंग एरियाज़ का मतलब है कि पार्क्स हैं, प्लेइंग एरियाज़ हैं, या बल्कि आप विजिटिंग एरियाज़ की जगह प्लेइंग एरिया लिख लें क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं। सो आप प्लेइंग एरियाज़ लिख लें। ये इस तरह के पार्क वगैरह जो है वो देहातों में नहीं होते हैं, वो खेत ही होते हैं वहाँ पे बस। लास्ट वन इज़ कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम सम फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट आर हार्मफुल टू अस। अब ये तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें लिख लें कि आपने दोनों का बताना है कि क्या चीज़ ऐसी होती है जो कि नुकसानदेह होती है। अर्बन एनवायरनमेंट हैज़ पोल्यूशन एंड रूरल एनवायरनमेंट हैज़ lack of basic facilities, यानी कि शहरी माहौल में आलूदगी होती है और देहाती माहौल में बुनियादी ज़रूरतें या बुनियादी जो सहूलतें हैं उनकी कमी होती है। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। हम ये दोबारा सारे सवाल गो थ्रू करते हैं। पहला है डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रूरल एनवायरनमेंट, यानी आपने देही माहौल के कुछ अहम फीचर्स बताने थे। रूरल एनवायरनमेंट हैज़ प्योर फूड, अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर एंड सिंपल पीपल। तो वहाँ पे सादा लोग होते हैं, माहौल आलूदा नहीं होता है और फूड प्योर होती है। शहरों में मिलावट ज़्यादा खुराक मिलती है, वेयर एज फूड इन रूरल एरियाज इज़ प्योर। Next one is what facilities are available to the children in urban environment. Urban यानी शहरी इलाकों में बच्चों को क्या सहूलतें होती हैं। Children of urban environment have the facility of education, health and playing areas. Okay? और last one है can you identify and name some features of the environment that are harmful to us. तो दोनों एनवायरनमेंट के आपने कोई एक एक फ़ीचर बता दें जो कि अच्छी नहीं है, हार्मफुल है। अर्बन एनवायरनमेंट हैज़ पोल्यूशन एंड
रूरल environment has lack of basic facilities। तो आपको पता है कि अर्बन में चूँकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जबकि रूरल में पोल्यूशन वगैरह नहीं है पर वहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 38। फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पजल। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। पॉन्ड, डेजर्ट, माउंटेन, रिवर, ओशन, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। तो इनको आपने जो है वो इसमें से ढूंढना है और डिफरेंट कलर्स से आप उनको मेंशन कर दें। सो क्लास, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर। क्या है? इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर, यानी एक दूसरे पर ऑर्गेनिजम्स के असरात। ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पर बहुत सारे भी रहते हैं। जैसे आप फॉरेस्ट की इन्वायरमेंट देख लें तो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। सो दे आर लिविंग टुगेदर एट अ प्लेस। तो एक ही साथ रहते हुए उनके आपस में क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं या एक जगह पे रहने के लिए उनकी क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं, ये सब हमने इसमें स्टडी करना है। So class, if you look at your book page number 39, you can see a dolphin, a lion and a goat, and in figure 4.2 you can see a frog, toad and salamander। तो ये तमाम ऑर्गेनिजम्स जिस तरह की इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे ही उनकी अडेप्टेशंस होती हैं। सबसे पहले है फिश दैट हैज़ अ बोट शेप्ड बॉडी। ओके, अब आप देखिए ये डॉल्फिन है। हर तरह की जो फिश होती है उसकी ऐसी बॉडी होती है कि एक कर्व इस तरफ है और दूसरी कर्व उसके पैरेलल इस तरफ है। एवरी फिश आइदर स्मॉल और लार्ज, इट विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप। दिस शेप हेल्प्स फिश टू स्विम इन वाटर। अगर आप डॉल्फिन देखें, हाउ द डॉल्फिन इज बीइंग ड्रॉन ऑन योर बुक, सो इसकी भी ऐसी ही पैरेलल शेप बॉडी है। वैसे डॉल्फिन बहुत बड़ी होती है लेकिन बस आपने देखना है कि ये दो कर्व्स होती हैं इसमें। ओके, तो डॉल्फिन या जितने भी फिशेस हैं व्हेन दे लिव इन वाटर, सो दे हैव अ बॉडी विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर। इस तरह की उनकी बॉडी होती है कि वो पानी में मूव कर सकते हैं। अब आप देखिए साथ ही लाइन है, गॉट है। अब ये चूँकि लैंड पे रहते हैं तो इनके जो है वो लिम्स हैं, चार टांगे हैं इनकी जिसके ज़रिए से ये वहाँ पे मूव कर सकते हैं। लाइन ने, टाइगर ने भागना होता है, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है तो इसलिए उनके पास चार टांगे हैं जिसके ज़रिए वो भाग सकें। जबकि फिशेस उनको भागना नहीं होता है, उन्होंने स्विम करना होता है तो उनकी बॉडी बॉट शेप्ड होती है और उसके अलावा उन पे ये फिन्स भी होते हैं, यहाँ पे फिन्स होते हैं जिसके ज़रिए वो मूव कर सकते हैं पानी में। उसके बाद है फ्रॉग, टॉड एंड सैलामेंडर। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है 3 मैमल्स और नीचे है एम्फीबियंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैमल्स एंड एम्फीबियंस? मैमल्स होते हैं ले एग्स और गिव बेबीज, यानी मैमल्स या तो अंडे देते हैं या डायरेक्टली बच्चे देते हैं। ओके, जबकि एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों जगह पर ये रह सकते हैं। ओके क्लास, सो मैमल्स क्या है? अब आपके पास मैमल्स की एग्जांपल दी हुई है, डॉल्फिन, लायन एंड गॉड। तो ये अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। डॉल्फिन और लायन एंड गॉड ये सारे मैमल्स हैं। और जो फ्रॉग, टॉड और सैलामेंडर है ये क्या होते हैं? ये पानी पर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। सो अभी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है फ़िश की, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है बर्ड्स की। बर्ड्स ने क्या करना होता है? बर्ड्स ने ज़मीन पर नहीं चलना होता, बर्ड्स ने उड़ना होता है हवा में। तो क्लास, बर्ड्स जो है एक तो ये होता है कि ये स्मॉल होते हैं, बर्ड्स आर स्मॉल, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बर्ड्स नहीं होते हैं, नॉर्मल साइज़ के होते हैं। उसके अलावा है होलो बोन्स। होलो बोन का मतलब है कि अगर ये एक इनकी हड्डी है,
तो हड्डी के अंदर कुछ नहीं होगा, ये नहीं कि अंदर भी कुछ फिल है, हड्डी का जो गूदा टाइप होता है वो सब नहीं होता, बल्कि इनकी बोन्स होती हैं होलो। होलो होलो मतलब खाली, अंदर से खोखली जो होती हैं वो बोन्स होती हैं बर्ड्स की, ये वाली बोन्स नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि होलो बोन्स की वजह से बर्ड्स का वेट कम होता है, जितना वेट कम होगा उतना उनके लिए आसान है हवा में उड़ना। ओके, और एम्फीबियंस का मैंने आपको बता दिया है, दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी दोनों जगह पर रहते हैं। तो अब देखिएगा कि अगर वो ज़मीन पर रहते हैं सो दे रिस्पायर बाय लंग्स, और अगर वो पानी में रहते हैं सो दे रिस्पायर थ्रू स्किन। ओके, एम्फीबियन की सबसे कॉमन एग्जांपल और सबसे आप कह सकते हैं पॉपुलर एग्जांपल इज़ अ फ्रॉग। दिस इज़ एन एनिमल दैट यू कैन ऑब्जर्व ईजीली। अब वैसे भी रेनी सीज़न आ रहा है तो उसमें फ्रॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रॉग्स जो हैं या जितने भी एम्फीबियंस हैं उनकी पैदाइश यानी उनकी बर्थ होती है पानी में, वाटर में। ओके, तो पानी में जब वो रहते हैं तो वो अपनी स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं, यानी गैशियस एक्सचेंज उनका स्किन के ज़रिए होता है। लेकिन उसके बाद फ्रॉग्स की मर्ज़ी है कि वो पानी में ही रहें या लैंड पे चले जाएं। तो लैंड पे वो फिर उनके लिए जो लंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स होते हैं उसी तरह फ्रॉग्स के अंदर भी होते हैं, और वो उसके ज़रिए जो है वो रेस्पायर करते हैं। सो क्लास, हमने इस टॉपिक में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। एक ये है कि फ़िश चूँकि पानी में रहना है उसने, सो इट हैज़ अ बोट शेप बॉडी। बर्ड्स ने फ्लाई करना है, सो दीज आर स्मॉल एंड दे हैव होलो बोन्स। एम्फीबियंस दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर, तो ज़मीन पर रहने के लिए दे रिस्पायर थ्रू लंग्स, और पानी में रहने के लिए रिस्पायर थ्रू स्किन। उसके अलावा हमने देखा है कि मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो या तो अंडे देते हैं या डायरेक्टली बेबीज़ होते हैं उनके। ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में शामिल हैं। ओके क्लास, वी आर ऑल्सो मैमल्स। सो लेट्स रीड इट। इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर, पेज नंबर 38 है। मैनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इन एन एनवायरनमेंट। अब देखिए, हम खुद सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स हैं, हमारे सराउंडिंग में एनिमल्स हैं। अब आपको कोरोना वायरस का पता है, वायरस एक लिविंग कंपोनेंट कंसीडर होता है, तो वो जो है वो भी लिविंग है। अब वो हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन वो हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा बन चुका है। सिमिलरली बैक्टीरिया भी लिविंग होते हैं। सो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, जर्म्स टाइप चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन वो भी हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। दे इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ वन अनदर। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज होना। समटाइम्स वन ऑर्गेनिज्म हार्म्स द अदर। बाज़ औक़ात एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। हार्म का मतलब है नुकसान पहुंचाना, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि एक शेर है, वो किसी डियर को शिकार कर लेता है, तो एक शेर जो है वो डियर को शिकार कर रहा है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। उसी तरह हम ये खाते हैं, ये जो मटन, बीफ या चिकन, तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रे करते हैं तभी खाते हैं ना, या ज़िबा करते हैं जो भी। सो इस तरह वी आर हार्मिंग द अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट आवर फूड। ऑन द अदर हैंड दे मे बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा हो। वी कैन से डैट दे आर एसेंशियल फॉर वन अनदर। एसेंशियल का मतलब है ज़रूरी। All the living things are well adapted to their environment। ये हमने types of environment में पढ़ लिया है कि जिस तरह की environment होगी वैसे ही organisms वहाँ पर रहेंगे। The bodies of water animals suit them well to move in water without much resistance। resistance होता है रुकावट, बगैर किसी रुकावट के जो water animals हैं they can move in water, क्योंकि उनकी इस तरह की bodies होती हैं। The boat-shaped body of a fish helps it swim in water easily. On contrary यानी on the other hand, इसके opposite, पानी के opposite क्या है, ज़मीन। The land animals like dogs, goats, lions and monkeys etc. have bodies suitable to live on land। तो उसके opposite जो है lions या goats वगैरह की जो bodies हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो ज़मीन पर रह सकें।
The animals living on land breathe through lungs, while the animals living in water like fish breathe through gills. ओके क्लास, तो ये हमारे अंदर होते हैं लंग्स, सिर्फ फ्रॉग का डिफरेंट है कि वो स्किन के ज़रिए रेस्पायर करते हैं, लेकिन ये जो फिशेस होती हैं जो वाटर में रहती हैं इनमें होते हैं गिल्स. अगर आप देखें मछली को किसी इवन व्हेन इट इज़ फ्राइड, जब आप इसे खाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो उसकी बॉडी पर इस तरह करके जो है वो स्ट्रक्चर बना होता है, दीज आर कॉल्ड गिल्स. अब फ्रॉग का तो ये है कि फ्रॉग पूरा का पूरा पानी के अंदर डिप नहीं होता, ना ही उसने पानी में स्विम करना होता है, वो तो जंप करता है ना, तो इसलिए फ्रॉग में रेस्पायरेशन होती है थ्रू स्किन. लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स पूरे के पूरे पानी के अंदर ही सारी ज़िंदगी गुजारते हैं उनके अंदर रेस्पायरेशन के लिए गिल्स मौजूद होते हैं. पेज नंबर 39 है, फिगर 4.1. 3 mammals, dolphin is adapted to live in water, whereas lion and goat are adapted to live on land. Okay class, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं. The bodies of the birds are smaller in size with hollow bones. The muscles of their trunk and wings are very strong, which help them in flying. तो hollow bones के अलावा उनके ट्रंक के जो मसल्स हैं और उनके पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. So class, what do you mean by trunk? ट्रंक किसे कहते हैं? अब ये कोई बर्ड है, मैंने ऐसे ही बना दिया और यहाँ पे उसके विंग्स हैं, तो ये जो सेंट्रल रीजन है वो उसका ट्रंक है. ओके, तो उसकी हड्डियाँ जो है वो तो होलो हैं, लेकिन इसके ट्रंक के मसल्स और इसके विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये उड़ सकें. अगर आप अपनी एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन बीइंग के आप सर हटा दें, बाजू और टांगे, ये तीनों चीज़ें हटा दें तो पीछे जो बचेगा वो ट्रंक होगा. तो ट्रंक वो जगह होती है जहाँ पे हमारे सारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज, लंग्स, हार्ट वगैरह. उसी तरह जो बर्ड्स का ट्रंक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं उसमें ताकि वो फ्लाई कर सके. The animals like toads, frogs and salamanders that live in water as well as on land are called amphibians. In water they respire through skin and on land they respire by lungs. Frog, toad and salamander. Toad जो होता है फ्रॉग की तरह का ही है, बुक पे देखिए पेज नंबर 39 पर. टॉड थोड़ा सा छोटा है फ्रॉग से, लेकिन वैसे आप देखें तो शेप वैसी ही है. सैलमेंडर की शेप एक लिजर्ड की तरह है, छिपकली की तरह, लेकिन ये लिजर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है. लिजर्ड जो है वो रेप्टाइल होते हैं जो कि बहुत ड्राई सी स्किन होती है, जबकि सैलमेंडर की स्किन वेट होती है और थोड़ी बम्पी सी, जैसे कि फ्रॉग की होती है उस तरह की स्किन होती है. आप फ्रॉग को देखें, इवन अगर आप उसको टच करें इट विल हैव अ वेट स्किन, जबकि जो लिजर्ड होती है उसकी बहुत ड्राई स्किन होती है. लेकिन ये सैलामेंडर लिजर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है. लिजर्ड एक रेप्टाइल है जबकि सैलामेंडर एक एम्फीबियन है. और एम्फीबियन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पानी पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं. ज़मीन पर रहते हैं तो लंग्स के ज़रिए रेस्पायर करते हैं, और पानी पर रहते हैं तो स्किन के ज़रिए रेस्पायर करते हैं. ओके क्लास, नेक्स्ट इज़ आवर प्रोजेक्ट. Write about the environment you live in. What is its climate? What kinds of living things are found in your environment? So हम इस प्रोजेक्ट को लिखते हैं, आपका जो बॉक्स बना हुआ है हम उस पर ही लिखेंगे. You do not need to write it on your notebook. प्रोजेक्ट है आपका, आपने अपनी इन्वायरमेंट के बारे में बताना है. So we live in a city. So हम क्या लिखेंगे? I live in an urban environment. I live in an urban environment. उसके बाद उन्होंने पूछा है what it is climate. Its climate is मॉडरेट, यानी कि यहाँ का आबो हवा, यहाँ का माहौल कैसा है. आप देखिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है कि बर्फ़बारी हो. इट्स क्लाइमेट इज़ मॉडरेट. आगे लिखते हैं विच इज़
suitable for human beings. और बाकी आप लिखेंगे many other organisms live in climate, in my environment, in this kind of environment. आप देखते हैं कि यहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके क्लास, सो उन्होंने पूछा है 3 सवाल. अपने इन्वायरमेंट के बारे में बताएं, क्लाइमेट के बारे में, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं. आई लिव इन एन अर्बन इन्वायरमेंट, मैं शहरी माहौल में रहती हूँ. इट्स क्लाइमेट इज़ मॉडरेट, यहाँ की आबो हवा मोतदिल है. विच इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों के लिए मुनासिब है. मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स लिव इन दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, इस तरह के इन्वायरमेंट में और भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. आप देखते हैं डॉग्स हैं, कैट्स हैं, लिजर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, कॉकरोचेस हैं. तो इस दूसरे कुछ और प्लांट्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो इस ऑर्गेनिज्म में, इस इन्वायरमेंट में रहती है. सो प्रोजेक्ट में आपने लिखना है आई लिव इन एन अर्बन इन्वायरमेंट, its climate is moderate which is suitable for human beings. Many other organisms live in this kind of environment. So class, today we started our chapter number 4, living things and their environment, in which we have studied that there are 2 components of environment, living and non-living. Then we studied types of environment and effects of organisms upon one another. और उसके अलावा हमने 3 एक्टिविटीज़ और वर्ड पजल और एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है. वी हैड स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4, लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट. टुडे वी विल स्टार्ट इट्स टॉपिक, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. सो अगेन क्लास, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, and the PDF that we have sent you through WhatsApp along with your stationery, so that you may understand it well. So we are going to start our topic, eating habits of animals. क्या है? eating habits of animals, यानी जानवरों के क्या तरीक़ेकार होते हैं खाने के, क्या चीज़ खाते हैं. ओके, अब इसकी 3 कैटेगरीज हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. क्या है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स. क्लास, ये वो कैटेगरीज हैं जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं कि ये 3 टाइप्स होती हैं ईटिंग हैबिट्स में. ईटिंग हैबिट्स का से क्या मुराद है कि जो चीज़ हम खाते हैं उस हिसाब से नाम बन जाता है. यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं. हर्ब का मतलब प्लांट है, वोर यानी जो ईट कर रहा है, तो हर्बीवोर क्या है? ईट प्लांट्स. उसके बाद कार्निवोर किसे कहते हैं? जो कि एनिमल्स को खाते हैं. और ओमनिवोर्स किसे कहते हैं? विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके क्लास, सो दीज आर द 3 कैटेगरीज on the basis of what animals eat. Okay, herbivores, carnivores and omnivores. Many other examples are included in this. herbivore में जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है गॉट की, गॉट है, शीप है, डियर, हॉर्स. ऑल दीज एनिमल्स ओनली ईट प्लांट्स. प्लांट खाते हैं, ग्रास खाते हैं, या आप कह दें सब्जियां खाते हैं. सो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. उसके बाद वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स. लाइन है, लाइन जो है वो दरख्तों के पत्ते नहीं खाता, घास नहीं खाता, बल्कि लाइन दूसरे एनिमल्स को खाता है. और आपको पता है कि लाइन जो है वो ह्यूमन बींग्स को भी प्रे कर देता है, तो ह्यूमन बींग भी एनिमल में कंसीडर होते हैं. तो जो तमाम एनिमल्स जो कि अपनी खुराक को पूरे करने के लिए दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं.
ओके अब ओमनीवोर और कार्निवोर में डिफरेंस ये है कि कार्निवोर्स एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, जबकि ओमनीवोर्स एनिमल्स को भी खाते हैं और जानवरों पौधों को भी खाते हैं। इसमें एक एग्जांपल तो ह्यूमंस की है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स, आपको पता है हम सब्जियां और फल खाते हैं तो हम प्लांट ईटर हो गए। अब हम गोश्त खाते हैं, जैसे चिकन है या मटन है, बीफ है, फिश है, तो वो हम क्या हो गए, एनिमल ईटर्स हो गए। सो एज वी ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड omnivores. Okay class, so these are the three categories divided on the basis of eating habits of animals. So class पेज नंबर 39 हम रीड करेंगे. Eating habits of animals. Living things in an environment need different amounts of food to meet their energy needs. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ एग्ज़ाम की या मकदार की फ़ूड चाहिए होती है अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। यानी कि हम जब तक खाना नहीं खाएंगे हम अपनी एक्टिविटीज़ कैसे पूरी करेंगे, हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। सो हम डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे गॉट है या शीप है, आप देखते हैं बड़ी ईद पे जो हम जानवर लेकर आते हैं उसको हम सिर्फ पत्ते वगैरह इस टाइप की चीज़ें खिलाते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे हर्बीवोर होते हैं और लेकिन हम उन्हें खा लेते हैं तो हम ओमनीवोर हैं, क्योंकि हम उनके अलावा प्लांट्स को भी खाते हैं। सो हर एक ऑर्गेनिज़म की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। पौधे आपने देखे हैं, कभी आपने पौधों को खाना खाते हुए देखा है? पौधे जो है उनको जस्ट सनलाइट मिलती रहे, पानी मिलता रहे तो उनकी फूड खुद ब खुद बनती रहती है, हमें उन्हें फूड देने की ज़रूरत नहीं होती। दे मेक मोर देन देन दे नीड। तो प्लांट्स को जितनी फूड चाहिए होती है उससे ज़्यादा वो बना लेते हैं। तो क्या होता है, हम वो प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट्स की एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। जानवर अपनी खुराक नहीं बना सकते। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सो फर्स्ट कैटेगरी है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, नबातात खोर होते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 40, कैटरपिलर, गॉट, रैबिट, हॉर्स एंड एलिफेंट आर हर्बीवोर्स। कैन यू नेम सम मोर हर्बीवोर्स? सो ये कुछ हर्बीवोर्स जो कि नीचे फिगर भी बनी है, फिगर 4.3 पे, ये सब के सब हर्बीवोर हैं। उसके अलावा कौन सा हो सकता है? डियर होता है, डियर भी एक हर्बीवोर है। एंड देयर आर मेनी अदर एनिमल्स विच आर हर्बीवोर। नेक्स्ट वन इज सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। लाइन, टाइगर्स एंड ईगल्स आर कार्निवोर्स। ओके, ये आपकी बुक में बने हुए हैं। लाइन, टाइगर एंड ईगल ये सब कार्निवोर हैं, सिर्फ गोश्त को खाते हैं, ये पौधों को नहीं खाते हैं। Some animals eat both plants and animals. They are called omnivores. Bears, monkeys and human beings are examples of omnivores. So class, bear, monkey और human beings ये वो organisms हैं जो जानवर भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं. That is why they are called omnivores. Look carefully at the pictures, figure 4.6 and write names of each animal in the correct group. अब ये एनिमल्स हैं और इन्हीं में से आपने कुछ जो हैं वो अगले पेज पे, पेज नंबर 41 पे एक टेबल बना हुआ है और उसमें से आपने वहाँ पर लिखने हैं. ओके क्लास, सो फर्स्ट वन इज़ अ स्क्विरल. स्क्विरल ये टेबल बनाया हुआ है मैंने, मेरे साथ साथ आप फिल करते रहें. ये जो नीचे एनिमल्स हैं उनको आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. So squirrel is a omnivore. गुलहरी को कहते हैं squirrel omnivore. Okay.
नेक्स्ट क्रो है, क्रो को हम बाद में देखते हैं। अब उसके साथ आई थिंक इट्स अ गॉट, ये गॉट लग रही है, हाँ जी गॉट है। तो गॉट जो है वो हर्बीवोर होता है। पहला स्क्विरल था, क्रो को अभी हम देखते हैं, और गॉट जो है वो हर्बीवोर में आप लिखेंगे। ये नंबरिंग रहने दें क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि किसमें कितने आएंगे। स्क्विरल एंड गॉट। नेक्स्ट वन इज अ मंकी। मंकी की अभी हमने पढ़ा है कि मंकी जो है वो ओमनिवोर होता है, तो मंकी जो है वो यहाँ पर लिख देंगे हम। ये मेरे साथ साथ आप लिखते रहें। उसके बाद है डियर। डियर जो है वो हर्बीवोर होता है, तो डियर हर्बीवोर में आएगा। नेक्स्ट वन इज ईगल। ईगल जो है वो कार्निवोर है, सो इट विल कम इन अ कार्निवोर। ओके क्लास। ओके उसके बाद है बियर। बियर भी ओमनिवोर है। ओके उसके बाद है ये सील। दिस इज ऑल्सो अ सील है या सीगल है। सील को भी हम बाद में देखते हैं। और उसके अलावा है हॉर्स और लाइन, हॉर्स एंड टाइगर। हॉर्स हर्बीवोर है और टाइगर क्या है, कार्निवोर है। और हॉर्स हर्बीवोर है। और ह्यूमंस जो हैं दे आर ओमनिवोर्स। उसके अलावा क्रो भी ओमनिवोर होता है, तो वो हम यहीं पर लिखेंगे। और सील्स जो हैं दे आर ऑल्सो कार्निवोर्स। सील्स भी कार्निवोर्स हैं। सील दोबारा देखिएगा क्लास, पेज नंबर 40 पे फिगर 4.6 है, बिल्कुल एंड पे। इस पर कुछ एनिमल्स बने हुए हैं। अब हमने इन एनिमल्स को आगे जो टेबल बना हुआ है उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसमें डालते रहना है। सबसे पहले है स्क्विरल। सो स्क्विरल इज़ एन ओमनिवोर। स्क्विरल इज़ एन ओमनिवोर। नेक्स्ट वन इज़ क्रो। क्रो भी ओमनिवोर है। फिर है गॉट। गॉट इज़ अ हर्बीवोर। देन मंकी। मंकी ओमनिवोर है। डियर हर्बीवोर है। और ये क्या है, ईगल। ईगल कार्निवोर है। बियर ओमनिवोर। सील कार्निवोर। एंड हॉर्स हर्बीवोर एंड टाइगर कार्निवोर एंड ह्यूमंस आर ऑल्सो ओमनिवोर्स। सो क्लास पेज नंबर 41 पे जो आपको टेबल दिया गया है वो आपने इस तरह से फिल कर लेना है। ओके क्लास। So next we will move towards our next topic, that is about producers, consumers and decomposers. Okay, producers, consumers and decomposers. So class इनके बारे में भी आपको पता है। Producers कहते हैं which prepare their own food, for example plants and algae. तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं।
कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते हैं, और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि अपनी फूड डेड बॉडी से हासिल करते हैं। ठीक है, पहले आपने 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर की। अब हम कैटेगरीज पढ़ रहे हैं कि कहाँ से वो फूड हासिल कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स खुद ही बना रहे हैं, कंज्यूमर्स नहीं बना सकते, और डिकम्पोजर्स जो है वो डेड से लेते हैं। सो क्लास, अब इसके लिए हम इसको रीड करते हैं बुक से। पेज नंबर 41, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। Plants produce various types of food which include fats, carbohydrate and proteins. So class, fats, carbohydrates और proteins के बारे में चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ लिया है। तो प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उनकी खुराक में ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। All vegetation including herbs, shrubs and trees are producers. Okay, herbs और shrubs छोटे पौधों को कहते हैं और trees बड़े पौधों को कहते हैं। Algae are another example of producers. Algae float on water surface and are a major source of food for water animals. तो algae ज़्यादातर जो है वो पानी में होते हैं और वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं, अगर आप देखिए कोई वाटर पाइप होता है दीवार पर जो लगा होता है, तो उसकी साइड पे ग्रीन ग्रीन लगा हो जाता है, जिसे काई कहते हैं हम। वो एल्जी की वजह से होता है, क्योंकि पानी जहाँ होता है वहाँ पे एल्जी ग्रो करती है। सो देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स एंड एल्जी विच कैन मेक देयर ओन फूड। सो डू यू नो है मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन द सीज इज़ डन बाय एल्जी। ठीक है क्लास, फोटोसिंथेसिस वो तरीका होता है, ये भी आपने 2 या 3 क्लास में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस, जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो पौधे भी अपनी खुराक खुद बनाते हैं और एल्जी भी अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बट द डिफरेंस इज़ कि प्लांट्स जो हैं वो लैंड पर है और एल्जी जो है वो समुंदर में है, पानी में है, वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है क्लास, अब कंज्यूमर्स हैं वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, सम गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। All such animals which depend on plants directly or indirectly for their food are called consumers. So in figure 4.7 there is a parrot, a fish and a lion. ये वो animals हैं, जितने भी animals आ जाएं, birds या insects, ये सब के सब चीज़ें अपनी food खुद नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? consumers कहते हैं। ठीक है, पौधों और मैंने एल्जी का बताया है कि इनको हम खुद फूड नहीं देते हैं, इनके अंदर खुद फूड बन जाती है। हम जो है, हमें सुबह भी खाना खाना है, हमें दिन में भी खाना है, हमें रात में भी खाना है। वी नीड फूड अगेन एंड अगेन टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, सो दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। नेक्स्ट वन आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मैंने आपको बताया है जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट बैक्टीरिया and fungi. What type of food is consumed by these organisms? They decompose the dead bodies of animals and plants into simple components and mix them into soil for reuse by the plants for preparing food. Thus they are called decomposers. During this activity they get their food. So in figure 4.8 जो ऊपर आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं ये बैक्टीरिया है और नीचे जो रेड कलर के हैं ये फंजाई है। ओके क्लास, डिकम्पोजर्स होते हैं जो सिर्फ डेड बॉडी को खाते हैं। ओके, अब इसकी सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया की जो आपको फिगर नज़र आ रही है इस तरह करके ग्रीन ग्रीन, ये माइक्रोस्कोप से ली हुई पिक्चर है। बैक्टीरिया को हम आँखों से नहीं देख सकते। और फंजाई की जो बना हुआ है ये एक मशरूम है। मशरूम की एग्जांपल, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें मशरूम्स होते हैं, क्या कहते हैं उस मशरूम को? बटर मशरूम कहते हैं उसे। ठीक है, तो वो भी एक फंजाई है और ये बैक्टीरिया है। अब आप फंजाई की एग्जांपल देख लें। अब ये चूँकि डेड ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, तो फंजाई अगर आपने कभी देखा हो ब्रेड पे जिसे हम कहते हैं उर्दू में कि उल्ली लग गई है ग्रीन कलर की, वो फंजाई होती है। उसी तरह एक माल्टा भी काफ़ी टाइम पड़ा रहे, वो ख़राब हो जाए,
वो ग्रीन या ये वाइट से कलर की जो उस पर लग जाती है वो भी फंजाई होती है, ठीक है। तो फंजाई जो है वो गीली जगह पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और वहाँ पर वो अक्सर लग जाती है। जिस भी फल पर या जिस भी चीज़ पर फंगस लग गई है वो फिर हम नहीं खा सकते। ज़ाहिर है एक दफ़ा फंजाई ने उसे हीट अप करना शुरू कर दिया है तो वो हमारे लिए बिल्कुल रॉटन हो जाती है। सो क्लास क्या होता है, सपोज़ कोई ये एक ज़मीन है, लैंड है, इसके ऊपर कोई एनिमल है, एनिमल की डेथ हो चुकी है, ओके। कोई भी एनिमल आप लाइन कर लें, डियर कर लें, एनी काइंड ऑफ एनिमल। अब बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, इसे खाना शुरू कर देंगे। आप देखते हैं कि कोई भी डेड बॉडी होती है वो हमेशा वैसे ही नहीं रहती, कुछ टाइम के बाद वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। पहले उसकी स्किन ख़त्म होती है, फिर उसका फ्लैश ख़त्म होता है, फिर सिर्फ उसकी हड्डियाँ रह जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कोई चीज़ आती है ना इन्हें खाने के लिए। सो दीज आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनकी तो ये फूड है, ये इन्हें खा लेते हैं। अब क्या होता है कि इन्हें खाने से, जैसे आपको पता है कि प्रोटीन्स आपने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़े हैं, तो हम हैं या एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है तो उनके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट्स आपने चैप्टर 3 में पढ़े हैं। तो जब बैक्टीरिया और फंजाई ये इस एनिमल को खा रहे हैं तो ये वाले कंपोनेंट्स निकलेंगे और ये ज़मीन में चले जाएंगे, ठीक है। कुछ ये खुद खा लेंगे, कुछ बाकी जो है वो ज़मीन में चले जाएंगे क्योंकि ये ज़मीन पे मौजूद है। फिर ज़मीन इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करेगी, यानी ज़मीन के ऊपर ग्रोथ होगी प्लांट्स की, और यहाँ पे और जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। डिकम्पोजर्स जो है वो बहुत अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। एक तो फ़ायदा इनका ये होता है कि जो डेड डेब्रिस है, अब कोई डेड बॉडी है एनिमल की या प्लांट की या किसी इंसान की, उसका किसी ने क्या करना है, नो वन इज़ गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट डेड बॉडी। तो एक फ़ायदा तो ये होता है कि बैक्टीरिया और फंजाई उन्हें खाकर ख़त्म कर देते हैं, डेब्रिस क्लीन कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि उनके जो अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि वो जो एनिमल है या ह्यूमन है या जो भी ऑर्गेनिज़म है, उसने जितनी भी फूड अपनी सारी ज़िंदगी में खाई है उसकी ग़िज़ाइयत या उसके न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जब इसको खाया जाता है तो कुछ ग़िज़ाइयत इन बैक्टीरिया और फंजाई में चली जाती है, बाकी ज़मीन पर चली जाती है जहाँ पर मज़ीद पौधे ग्रो कर सकते हैं इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से। ओके क्लास, so next we will move towards activity 4.4. Activity 4.4. So there were interesting activities of this chapter, and this is maybe the last activity, activity 4.4. इसमें कुछ बने हुए हैं ऑर्गेनिजम्स और आपने क्या करना है, आपने P, C और D लिखना है, ठीक है क्लास। यू विल राइट P फॉर अ प्रोड्यूसर, यानी जो अपनी फूड खुद बना सकता है, C फॉर अ कंज्यूमर एंड D फॉर अ डिकम्पोजर, ठीक है क्लास। सो ये आपने पूरा नहीं लिखना, आपने जस्ट ये एब्रीवेशन लिख देनी है। फर्स्ट वर्ड जो है वो आप उसका मेंशन कर देंगे। ओके, सो क्लास फर्स्ट वन इज़ अ रोटन ऑरेंज। मैंने आपको बताया है कि रॉटन ऑरेंज जो होता है वो उसको किसने खाया होता है, फंजाई ने। तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे, डी। क्लास ऑरेंज के साथ नीचे आप लिख दीजिए डी। नेक्स्ट वन इज़ उसके साथ जो प्लांट है, प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, तो उस पर आप लिखेंगे पी। देखिए फंजाई और बैक्टीरिया जहाँ आएंगे वो डिकम्पोजर्स होंगे, पौधे और एल्गी जहाँ आएंगे वो प्रोड्यूसर्स होंगे, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है क्लास। अब फर्स्ट वन इज़ अ डिकम्पोजर, सेकंड इज़ प्लांट, उसके बाद स्क्वायरल है, तो ये क्या है,
कंज्यूमर, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर हैं, तो स्क्विरल भी कंज्यूमर है। उसके साथ है ईगल, ईगल भी कंज्यूमर है। सेकेंड लाइन पे भी प्लांट्स हैं तो वो क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट स्नेक है तो आप लिखेंगे सी। उसके बाद डियर है, डियर भी क्या है, सी। थर्ड लाइन पे फर्स्ट फिगर है, ये जो कलरफुल आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। फिर लाइन है दैट विल बी अ कंज्यूमर, और पैरेट है वो भी होगा कंज्यूमर। ठीक है क्लास, पहली लाइन है, पहली लाइन में आपने लिखना है डी पी सी सी, डिकम्पोजर। फिर है पी सी एंड सी, और तीसरी लाइन में है डी सी एंड सी। ठीक है क्लास, ये आपकी एक्टिविटी हो गई। लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज अबाउट फूड चेन। फूड चेन, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि दिस इज अबाउट फूड रिलेशनशिप, इसे हम कहते हैं फीडिंग रिलेशनशिप among organisms। जैसे कि हम एक प्लांट को खाते हैं या हम एक एनिमल को खाते हैं, तो ये हमारा उनके साथ फीडिंग रिलेशनशिप है। एक फूड चेन मैं बनाती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले है कोई भी प्लांट, ठीक है क्लास। अब इस प्लांट को किसने खाया है, किसी रैट ने, ओके, रैट ने खाया है, तो इसने इसको खा लिया, ओके। अब उसके बाद रैट है, रैट को कौन खाता है, स्नेक्स खाते हैं, स्नेक। ठीक है क्लास। अब इस स्नेक को सपोज किसी आउल ने खा लिया है, ओके। एक प्लांट है, कोई पौधा है, उसको कौन खाता है, एक जगह पे कोई पौधा था, ठीक है, वहाँ पे कोई चूहा आया, उसने उसे खा लिया। अब वो रैट वापस फिर रहा था तो उसे कोई स्नेक मिला, स्नेक ने उसे खा लिया। फिर वो स्नेक मूव कर रहा था तो किसी आउल ने उसे खा लिया। तो क्या होता है कि ये इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो आउल के अंदर स्नेक आ गया है, और स्नेक के अंदर जो रैट, और रैट के अंदर प्लांट की न्यूट्रिएंट्स थी, वो सारी की सारी किस में जाएंगी, आउल में। सो क्लास, अब इसमें से प्रोड्यूसर कौन सा है, प्लांट प्रोड्यूसर है, बाकी ये तीनों क्या हैं, कंज्यूमर्स। ठीक है। और अगर इसमें अगर हम देखें कि ये इसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद इसे कोई बैक्टीरिया खाते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होंगे, डिकम्पोजर्स। लेकिन जो फूड चेन होती है उसमें हम लिविंग तक ही रखते हैं, इसलिए ये आउल तक ही रहेगा। ठीक है क्लास। एक प्लांट है, उसे रैट ने खाया है, रैट को स्नेक ने खाया है, स्नेक को आउल ने खाया है। तो ये एक सिंपल सी फूड चेन है जिसमें आपको पता है कि प्लांट और एनिमल्स जहाँ पे होंगे वो प्रोड्यूसर्स होंगे, तमाम बाकी एनिमल्स कंज्यूमर्स होंगे, बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स होंगे। सो हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 43। फूड चेन, organisms also depend upon one another for food. An animal feeds on plants or animals and is itself eaten by some other animal. ठीक है, ये देखिए, an animal eats plant and then is itself eaten by another animal. खुद वो किसी और को खा रहा है लेकिन उसको फिर पीछे से कोई और खा लेता है। So this is a kind of food chain. A third animal consumes the second animal. ये देखिए, ये थर्ड एनिमल सेकेंड एनिमल को खा लेता है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अ रैट ईट्स सीड्स ऑफ प्लांट्स, दिस रैट इज ईटन बाय अ स्नेक एंड द स्नेक इज हंटेड बाय एन आउल। ओके, अ रैट ईट्स सीड्स ऑफ प्लांट, द रैट इज ईटन बाय अ स्नेक एंड देन द स्नेक इज हंटेड बाय आउल। फिगर 4.9 है जिसमें ये बना हुआ है प्लांट, उसके बाद रैट, उसके बाद स्नेक और फिर आउल।
दिस रिलेशनशिप और सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड चेन, यानी कि खाना और खाए जाना, इसकी जो सीरीज़ है इसे हम कहते हैं फूड चेन। सो क्लास, here your chapter is completed. Next we will move towards its exercise. 4.1 is filling the blanks. पहली एक्सरसाइज है filling the blanks. वैसे आपको ये PDF में दिया जा चुका है, लेकिन आपने अगर बुक पर नहीं उतारा अभी तक तो आप मेरे साथ कर लें। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कौन से होते हैं? लिविंग। एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या होते हैं? नॉन लिविंग। और ये वाले क्या होते हैं? लिविंग। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू। ज़मीन पर रहने के लिए हमारे पास कौन सा ऑर्गन है? लंग्स। ज़मीन पर सांस लेने के लिए वी हैव लंग्स। नेक्स्ट वन इज द वाटर एनिमल्स लाइक फिशेस ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ। क्या पढ़ा था हमने कि पानी में रहने वाले जानवर गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। फ्रॉग्स एंड टॉड्स आर फाउंड इन डैश एज वेल एज ऑन डैश। सो पहले में आप लिखेंगे वाटर और नेक्स्ट में आप लिखेंगे लैंड, ठीक है, क्योंकि ये एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस पानी और ज़मीन दोनों में पाए जाते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये अभी हमने किया है। ओमनीवोर्स कहते हैं जो दोनों को खा लेते हैं। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, यू नो दैट इज़ अ कार्निवोर। एंड एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। अल्जी, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, तो ये सब क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। उसके बाद बैक्टीरिया एंड फंजाई का मैंने आपको बताया है। जहाँ पे भी नाम आएगा सो क्लास इट विल बी अ डिकम्पोजर। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड, बाकी जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। ओके, कंज्यूमर्स। यहाँ पे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इज 4.2 ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स 5 है ये भी। फर्स्ट वन इज एल्गी आर कंज्यूमर्स। सो एल्गी और प्लांट का मैंने आपको बताया है कि वो हर्बीवोर होते हैं और बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, तो एल्गी कंज्यूमर नहीं है। थिंग्स डिके ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। डिके का मतलब होता है उनका गलना सड़ना, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई से ही होता है। येस, इट इज़ राइट। बैक्टीरिया आर प्रोड्यूसर्स, नो, बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स। मैन एंड क्रो आर ओमनीवोर्स, जी क्लास, मैन एंड क्रो ओमनीवोर्स ही होते हैं, इट्स राइट। एंड लाइन इज़ अ कार्निवोर, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 4.3 MCQs हैं। Which of the following organisms are decomposers? इसमें तो हम कब से ये कर रहे हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। सो क्लास, नेक्स्ट वन इज आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो क्लास क्या है? बोथ ए एंड बी। हमने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एनिमल्स, ये अभी हमने किया है, फूड चेन कहलाता है ये प्रोसेस, ईटिंग एंड बीइंग ईटन। उसके बाद है कैक्टस इज फाउंड इन,
क्लास हमने कल टाइप्स की थी इन्वायरमेंट्स की। कैक्टस एक इस तरह का पौधा होता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। ज़्यादा कांटे वाले जो पौधे होते हैं वो सहरा में होते हैं और ज़रा उनकी सरफेस भी मोटी होती है, क्योंकि आपको पता है सहरा में पानी कम होता है। सो कैक्टस इज़ अ डेजर्ट प्लांट, ओके, सहरा में पाया जाता है। सो यू विल ऑप्ट द ऑप्शन 4। Omnivores eat, ये यहाँ पे रेडियो में नंबर 5, Omnivores eat both plants and animals. Okay, and next one is which of the following shows the correct food chain? क्लास अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है सन से, क्योंकि पौधे जो हैं उनको फूड कहाँ से मिलती है? सन से। सन अगर होगा तो उनकी फूड बनती है। सो इट स्टार्ट्स विद सन। सन के बाद अभी हमने फूड चेन की है। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, फिर होता है कंज्यूमर और फिर होता है डिकम्पोजर। ओके, सो ये वाली है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है क्लास, ये आपके एमसीक्यूज हो गए। अब हम करेंगे कॉलम्स। मैच द कॉलम्स। Match the columns. A, B. Bacteria and fungi, human beings। ये ज़ाहिर है आपने लिखना तो नहीं है, ये तो आपकी बुक में बना हुआ है, आपने जस्ट लाइंस लगानी है। फॉरेस्ट, एयर एंड कैक्टस। ओके, omnivores, land environment, desert, decomposers and non-living। non-living, ओके क्लास, ये कॉलम्स हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया एंड फंजाई, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स। फिर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लैंड एनवायरनमेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर यहाँ पे होता पॉन्ड या सी तो वो वाटर एनवायरनमेंट होती, फॉरेस्ट लैंड एनवायरनमेंट है। एयर आपको पता है नॉन लिविंग कंपोनेंट को कहते हैं। और कैक्टस, अभी हमने पढ़ा है कि कैक्टस डेजर्ट प्लांट है। ओके क्लास, बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजर्स, ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर्स, फॉरेस्ट लैंड एनवायरनमेंट, एयर नॉन लिविंग कंपोनेंट, कैक्टस डेजर्ट। सो क्लास योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। अब आपको जो पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं उनको देखिएगा। सबसे पहले इसमें डिक्टेशन वर्ड्स हैं। डिक्टेशन वर्ड्स की मैं प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ। नोट्स सबके खुले होने चाहिए चैप्टर 4 के। रिलेशनशिप, कंपोनेंट, डेजर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओशंस, स्पेसिफिक, फीचर, डिकम्पोजर्स, अर्बन, कैटरपिलर, सर्वाइव, इन्फ्लुएंस, एम्फीबियंस, कार्निवोर्स, हंटेड। उसके बाद वर्ड्स मीनिंग है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्लास।
इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 5 पे जाइएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है, वुड अ डॉल्फिन सर्वाइव अ ग्रास लैंड? अग्री, वाई, येस और नो? डॉल्फिन, व्हाट डू यू नो अबाउट अ डॉल्फिन? डॉल्फिन जो है कहाँ रहती है? पानी में रहती है, वाटर में। सो दे आर सेइंग कि क्या ये जो वाटर में रहने वाला एनिमल है, क्या ये ग्रास लैंड यानी ज़मीन की इन्वायरमेंट पे रह लेगा? क्या कहते हैं आप लोग? आंसर है इसका नो, डॉल्फिन कैन नॉट सर्वाइव इन ग्रास लैंड. If dolphin lives on a land, it will not be able to find food that it needs to survive. तो उसको अपनी फूड जो है वो पानी से ही मिलती है, उसको ग्रास लैंड में अपनी फूड नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम इंसानों को पानी में छोड़ दिया जाए तो हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। सेकेंडली, डॉल्फिन नीड्स टू स्टे हाइड्रेटेड एंड डाई इन अ शॉर्ट टाइम इफ़ आउट ऑफ वाटर। अगर पानी से निकाल दिया जाएगा, आपको पता है कभी आपने देखा होगा कि मछली को जैसे ही पानी से निकालते हैं तो वो बिल्कुल जैसे तड़प रहे होते हैं वैसे कर रही होती है, क्योंकि बगैर पानी के उनका सर्वाइवल मुश्किल है। सो डॉल्फिन्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है क्लास। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो डिकम्पोजर्स? तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि अभी हमने पढ़ा है डिकम्पोजर्स के बारे में कि वो डेड बॉडीज़ को खा लेते हैं। अगर कोई डिकम्पोज़र नहीं होंगे तो जितने भी, अब ह्यूमन्स बीइंग को तो दफना दिया जाता है, लेकिन जो बाकी जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने सारे जानवर हैं, पौधे हैं, उनकी डेथ होगी तो क्या होगा? इन्वायरमेंट में वो ऐसे ही रहेंगे, उनको अगर खाने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन। डिकम्पोजर्स आर यूज्ड टू डिकम्पोज द डेड एनिमल्स एंड फर्टिलाइज द प्लांट्स, सो इफ़ देयर आर नो डिकम्पोजर्स देयर आर नो प्लांट्स। मैंने आपको बताया था कि वो डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ पे नए पौधे उगेंगे, पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? The plants will die and so the animals and people will also die as they depend on plants for their food. So decomposers की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन पर जाते हैं, लैंड पर जाते हैं, यहाँ पर इसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स भी नहीं होंगे क्योंकि उन्हें फूड नहीं मिलेगी, और फिर ह्यूमंस भी नहीं सर्वाइव कर सकते। ओके क्लास। नेक्स्ट वन में उन्होंने एक फूड चेन बनाने के लिए कहा है। बाकी सारे तो बुक से हैं, फूड चेन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो क्वेश्चन है टैडपोल वाला, इसकी फूड चेन्स बनी हुई है, इसको इन्होंने लिखा हुआ है अ टैडपोल ईट्स एल्गी विच कैन मेक इट्स ऑन फूड। अब इसको आपने खुद से जो है वो फूड चेन में कन्वर्ट करना था। ये मैंने आंसर्स में लिखा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा समझने के लिए हम इसे कर लेते हैं। यह आपका है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्लास, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बन रही हैं 2 फूड चेन। अब पहली फूड चेन हम देखेंगे, अ टैडपोल ईट्स एल्गी। एल्गी है यानी एल्गी से स्टार्ट हो रहा है। अ टैडपोल ईट्स एल्गी। ओके, उसके बाद है अ टैडपोल कैन बी ईटन बाय अ पॉन्ड स्केटर। इस टैडपोल को कौन खा रहा है? पॉन्ड स्केटर। ये जस्ट आप सवाल की स्टेटमेंट पढ़ के फूड चेन बना लेंगे। द स्केटर इज ईटन बाय अ फ्रॉग और अ बीटल। ठीक है, इस स्केटर को फ्रॉग खा लेता है। फ्रॉग तक हम इसे एंड कर देंगे। अब दूसरी फूड चेन हम करेंगे जब हम उसमें बीटल लिखेंगे। ये पहली फूड चेन हो गई। एक्चुअली उन्होंने कहा है
कि एलजी को टैडपोल खा रहा है, टैडपोल को पॉन्ड स्केटर को फ्रॉग भी खा सकता है और बीटल भी। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गई हैं। तो यहाँ से अब हम दूसरी फूड चेन स्टार्ट करेंगे, एलजी फिर टैडपोल फिर पॉन्ड स्केटर। अब फ्रॉग की जगह हमने दूसरी वाली ऑप्शन रखनी है बीटल। ओके क्लास, और बीटल को कौन खा रहा है? किंगफिशर। ओके, बीटल इज ईटन बाय किंगफिशर। सो आप इसको जिसको भी इसको कर लें फूड चेन 1 या इसको कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक सेम है। यहाँ तक स्टेटमेंट आप पढ़े हैं, यहाँ तक सेम है। तो अब यहाँ पे जो है वो दो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, तो इस वजह से हमने दो फूड चेन्स कर रही हैं। ये फ्रॉग पे ख़त्म होती है और ये बीटल से आगे किंगफिशर पे ख़त्म होती है। ओके क्लास, गॉट इट? So hence we have completed our chapter number 4, living things and its environment. इसका हमने बुक रीडिंग कर ली है, लेक्चर कर लिया है, और उसके अलावा जो आपको PDF नोट्स दिए गए थे थ्रू व्हाट्सएप, उसको भी हमने थॉरली स्टडी कर लिया है। सो स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट ऑन स्कूल्स फ़ोन नंबर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।